दोस्तों, दुनिया में तेजी से तरक्की करने वाले देशों में जापान का वैसे तो अपना खुद का एक इतिहास रहा है, लेकिन जापान की इसी तरक्की और इतिहास का एक पन्ना हाशिमा आइलैंड के साथ भी जुड़ा हुआ है। जापान के 16 एकड़ में फैले इस हाशिमा आइलैंड में 5000 से भी ज्यादा लोगों की पॉपुलेशन रहा करती थी। लोगों के रहने के लिए ये आइलैंड इतना डेंस था कि इसे वर्ल्ड का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में गिना जाता था। इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो कि अगर आइलैंड की 1 एकड़ की जमीन को लिया जाए तो उस पर 312 लोग रहा करते थे। यानी कि यहाँ पर बने अपार्टमेंट्स में जहाँ 2 लोगों की सोने की जगह मौजूद थी, वहाँ पर 3 लोग एडजस्ट किया करते थे। अक्सर एक पर्सन को तो स्पेस बनाकर कबर्ड में सोने को मजबूर होना पड़ता था। ऐसा नहीं था कि आइलैंड पर सुविधाओं की कोई कमी थी। हॉस्पिटल, टॉप क्लास स्कूल्स, थिएटर्स जैसे एंटरटेनमेंट वाली सारी चीजें इस आइलैंड पर मौजूद थी और साथ ही इस आइलैंड पर रहने वालों के लिए ये सभी चीजें फ्री भी थी। मतलब बिना कोई पैसा खर्च किए इस आइलैंड पर लोग कहीं भी जाकर एंजॉय कर सकते थे। लेकिन फिर 1974 में अचानक कुछ ऐसा हुआ कि देखते ही देखते ये आइलैंड पूरी तरह खाली हो गया। यहाँ पर रहने वाले 5000 से भी ज्यादा लोगों की आबादी हाशिमा आइलैंड को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। लेकिन दोस्तों, अचानक ऐसा क्या हुआ कि जापान का ये मशहूर हाशिमा आइलैंड पूरी तरह खाली हो गया और यहाँ पर रह रहे 2 जनरेशंस के लोगों को क्यों हमेशा के लिए इस आइलैंड को छोड़ना पड़ा? आइए जानते हैं इन्हीं सभी सवालों के जवाबों को आज की इस वीडियो में। दोस्तों, वैसे जापान में 500 से ज्यादा बंजर और खाली आइलैंड मौजूद है और हाशिमा आइलैंड भी उन्हीं में से एक है। ये आइलैंड नागासाकी से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हाशिमा आइलैंड का जापान की इकोनॉमिकल ग्रोथ में एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। एक टाइम में जापान की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी आइलैंड से आया करता था। दोस्तों, इस आइलैंड की कहानी की शुरुआत होती है 18th सेंचुरी से, जब दुनिया मॉडर्नाइजेशन की तरफ मुड़ रही थी। 1850s के दौर में जापान में नागासाकी इंटरनेशनल शिपिंग पोर्ट को बनाया गया था। ढेरों कार्गो और ट्रेडिंग शिप्स वहां आया करते थे। उसी समय 18th सेंचुरी के दौरान बड़े बड़े शिप्स और ट्रेन्स के स्टीम इंजन्स को कोल से रिप्लेस कर दिया गया था। इसीलिए ग्लोबल मार्केट में उस वक्त कोल की डिमांड बहुत ज्यादा हुआ करती थी। उसी दौरान जापान के तकाशी आइलैंड पर कोल माइनिंग हुआ करती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इस आइलैंड पर कोल का भंडार सीमित रहकर खत्म हो गया। फिर इसके बाद कोल की बढ़ती डिमांड के लिए और कोल माइनिंग के लिए किसी दूसरे लोकेशन को खोजा जाने लगा। वहीं नागासाकी से केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर हाशिमा आइलैंड पर कोल पाया जाने लगा। दरअसल यहाँ पर कोल की खोज 1887 में हुई थी और 1890s आते आते इस आइलैंड को मित्सुबिशी कंपनी ने 1 लाख येन्स में खरीद लिया। दोस्तों, इस आइलैंड के स्ट्रक्चर को देखे तो हाशिमा आइलैंड के चारों तरफ ऊंची सीमेंटेड वॉल को बनाया गया था ताकि आइलैंड को समुद्री तूफानों और सुनामी से बचाया जा सके। इसीलिए हाशिमा आइलैंड को दूर से देखने पर ये किसी बैटलशिप जैसा लगता है, जिसकी वजह से इसे बैटलशिप आइलैंड भी कहा जाता है। कोल मिलने के बाद यहाँ पर ढेरों लोग माइनिंग के लिए जाने लगे। दोस्तों, शुरुआत में कोल माइनिंग के लिए वर्कर्स को रोजाना इस आइलैंड पर लाया जाता था और काम होने के बाद घर वापस भेज दिया जाता था। लेकिन बार बार वर्कर्स को लेकर आना और वापस छोड़ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। इस वजह से इस प्रॉब्लम को देखते हुए साल 1916 में मित्सुबिशी कंपनी ने वर्कर्स के लिए इसी आइलैंड पर रहने की व्यवस्था की। यहाँ पर काम करने वाले मजदूरों के लिए 9 मंजिला बिल्डिंग को बनवाया गया। इसके बाद साल 1916 आते आते इस आइलैंड की पॉपुलेशन 3000 से भी ज्यादा लोगों की हो गई थी और तब इसे वर्ल्ड का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया कहा जाने लगा। जहाँ सिर्फ हर घर में 2 लोगों के रहने की जगह हुआ करती थी, वहाँ जबरदस्ती 3 लोगों को रहना पड़ता था। दोस्तों, हाशिमा आइलैंड पर काम करने वाले मजदूरों की लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं थी। दरअसल मजदूरों को कोल माइनिंग के लिए जमीन से 1 किलोमीटर नीचे 35 डिग्री के तापमान और 95% ह्यूमिडिटी के बीच काम करना पड़ता था। ऐसे में वर्कर्स के लिए यहाँ काम करना बहुत मुश्किल था। इसी के साथ अगर हम इस आइलैंड के दूसरे पहलू की बात करें तो हाशिमा आइलैंड का एक काला सच ये भी है कि यहाँ पर मजदूरों से जबरदस्ती स्लेवरी के तौर पर काम करवाया जाता था। जी हाँ दोस्तों, वॉर के दौरान चाइना और नॉर्थ साउथ कोरिया से जो सिपाही पकड़े जाते थे उनसे इस आइलैंड पर जबरदस्ती कोल माइनिंग करवाई जाती थी। हाशिमा आइलैंड पर हो रही लगातार कोल माइनिंग की वजह से जापान की इकोनॉमी बूस्ट कर रही थी। हर साल आइलैंड में 1.5 लाख टन के कोल को माइन किया जाता था। आइलैंड पर वर्कर की सुविधाओं को देखते हुए जापानीज गवर्नमेंट और मित्सुबिशी कंपनी में
हाशिमा आइलैंड पर हॉस्पिटल और टॉप क्लास स्कूल्स बनवाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, यहाँ थिएटर्स, क्लब जैसे एंटरटेनमेंट सेंटर्स को भी बनाया गया था ताकि वर्कर्स और उनकी फैमिली को सारी फैसिलिटीज मिलती रहे और वो इस जगह को छोड़कर जाए ना। ये सभी फैसिलिटीज फ्री थी। वर्कर्स को इन्हें यूज करने के लिए कोई चार्जेस नहीं देना होता था। लेकिन इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए वर्कर्स की ही हेल्प ली जाती थी। दोस्तों 1941 के आते आते यहाँ पर हर साल 4 लाख से भी ज्यादा कोल माइन किया जाने लगा था और साल 1959 आते ही इस आइलैंड की पॉपुलेशन 5200 लोगों की हो गई। लेकिन इसी दौरान कोल इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ। दुनिया भर में कोल को बंद करने की मांग उठने लगी क्योंकि एक तो कोल का इस्तेमाल एनवायरनमेंट के लिए बहुत हानिकारक था और दूसरा कुवैत, कतार जैसे देशों में कच्चे तेल के खदान पाए जाने लगे जिसने कोल को पूरी तरह रिप्लेस कर दिया। ग्लोबल मार्केट में कोल की गिरावट की वजह से मित्सुबिशी कंपनी को भी बहुत नुकसान होने लगा और कंपनी ने धीरे धीरे करके कुछ वर्कर्स को निकालना शुरू कर दिया या कंपनी के दूसरे ब्रांचेस में शिफ्ट कर दिया। इसके बाद 15 जनवरी 1974 को मित्सुबिशी कंपनी ने ऑफिशियली इस आइलैंड पर कोल माइनिंग को बंद करवा दिया और रातों रात सभी वर्कर्स को इस आइलैंड को खाली करना पड़ा। वर्कर्स जिन्होंने अपनी एक पूरी लाइफ यहाँ गुजार दी, उनके लिए ये फैसला लेना आसान नहीं था, लेकिन सभी को इस आइलैंड को छोड़कर जाना ही पड़ा। 1974 के बाद से इस आइलैंड पर किसी ने भी कदम नहीं रखा और इस आइलैंड को सुनसान बंजर छोड़ दिया गया। हाशिमा आइलैंड जो एक वक्त पर जापान का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा हुआ करता था, वो अब खंडर बन चुका था और धीरे धीरे लोग इसे पूरी तरह से भूलने लगे थे। लेकिन फिर साल 2005 में जापान की सरकार ने इसे टूरिस्ट प्लेस के तौर पर खोलने का फैसला किया और हाशिमा आइलैंड की बिल्डिंग का रेस्टोरेशन करना शुरू किया। लेकिन आइलैंड की बिल्डिंग बहुत ज्यादा खराब होकर सड़ चुकी थी, इसलिए जापान ने हाशिमा आइलैंड के एक छोटे से हिस्से को रेस्टोरेशन करके टूरिस्ट प्लेस के तौर पर ओपन किया और बाकी के हिस्से में जाने पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। हाशिमा आइलैंड को लेकर साल 2009 में काफी कंट्रोवर्सीज भी हुई थी जब जापान ने इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डालने की रिक्वेस्ट की। दरअसल चाइना और कोरिया जैसे देशों ने इसका जमकर विरोध किया। इन सभी देशों का ये कहना था कि जापान ने वॉर के दौरान पकड़े गए सैनिकों से जबरदस्ती स्लेवरी करवाई, जिस दौरान उन्हें टॉर्चर किया गया, भूखा प्यासा रखा गया और ऐसे में उनके कई सैनिकों ने अपनी जानें गंवाई थी। इसके साथ ही कोरिया और चाइना का कहना है कि वॉर के दौरान स्लेवरी और शहीद हुए सैनिकों को रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए थी और जापान अपनी इस गलती को ग्लोबली एक्सेप्ट करे और अपने इस बर्ताव के लिए माफी मांगे। दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से हाशिमा आइलैंड पर 300 से भी ज्यादा फोर्स्ड लेबर्स ने अंडरग्राउंड एक्सीडेंट्स, माल न्यूट्रिशन और एग्जॉस्शंस के चलते हाशिमा आइलैंड पर अपनी जानें गंवा दी थी। लेकिन हाशिमा आइलैंड को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिलने के बाद भी जापान ने कभी फोर्स्ड लेबर को एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए कोरिया और चाइना द्वारा इस मुद्दे को लेकर आज तक जापान को क्रिटिसाइज किया जाता है। जापान को भी शहीद हुए लेबर्स को ट्रिब्यूट देना चाहिए, ना कि उनकी डिसरिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपकी इस बारे में क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स करके बताइए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की सबसे लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।